नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से हम चार्ट को देखकर ये तय करें कि जातक का जो जन्म महीना है वो कौन सा होगा। ये पूरी तरह ज्योतिष के गणित पाठ से संबंध रखता है। हालाँकि अभी तक हम जो फ़िलहाल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो फलित की थी। लेकिन कोई ये ना समझे कि गणित महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है, इसीलिए हमने इन बिटवीन एक वीडियो डाला है। और हालाँकि इस प्रकार की गणनाएँ हम पहले भी ग्रहों का गणित वाला जो सेक्शन है, उसमें डाल चुके हैं। तो जिसको भी गणित पार्ट में रुचि है, वो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए और ग्रहों के गणित वाले वीडियो आप देख सकते हैं। आज फिलहाल हमने उन्हीं बातों को फिर से एक बार नज़र डालने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, तो प्रथम भाव में सूर्य क्या बताता है? प्रथम भाव में सूर्य ये बताता है कि व्यक्ति ओजस्वी है। और क्या बताता है सूर्य? प्रथम भाव में सूर्य ये भी बताता है कि जो जातक का जन्म हुआ है, वो सूर्योदय के समय हुआ है। और इसी प्रकार से हम सूर्य और चंद्र की दूरी देखकर हम ये भी तय कर लेते हैं कि भई चंद्रमा का आकार कितना होगा। जैसे अभी सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के 180 डिग्री पर है। अब जैसे चंद्रमा इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने जो यहाँ लिया है, हमने सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ गए हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ गए हैं तो अमावस्या लग गया है। तो डिग्री में जितना ज़्यादा इन दोनों में गैप कम होगा, उतना ही हमें बात याद रखनी है। गैप कम का मतलब कि भाई वो अमावस्या की तरफ जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा गैप है वो पूर्णिमा की तरफ है। मान लीजिए कोई एक दूसरे के 180 डिग्री पर नहीं भी है, लेकिन यहाँ पर भी चंद्रमा आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि अष्टम में हम चंद्रमा को दोष मानते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर एक दूसरा नियम भी लागू हो जाता है कि चंद्रमा बहुत बली है यहाँ पर। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। किसी प्रकार से छठे भाव में चंद्रमा बैठा है, लेकिन सूर्य अगर उसके सामने है, तो फिर हम ये कहेंगे कि चंद्रमा को छठे भाव का वैसा दोष नहीं लगेगा भी, जैसे मन हमारा बेचैन रहता है या बीमारियों की तरफ रहता है, लेकिन छठा भाव सेवा का भी है, सर्विस का भी है। तो अगर छठा भाव में चंद्रमा यहां बैठ जाते हैं और सामने सूर्य है, मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर चंद्रमा है तो यहां सूर्य बैठ जाए, और इसी प्रकार से यहां पर भी बैठ सकता है, उसका भी हम दोष नहीं लेंगे। तो ये आपको देखना है कि इन दोनों में कितना ज्यादा गैप बढ़ता जा रहा है। अगर गैप कम होगा सूर्य और चंद्रमा में, फिर तो यह है कि भाई वो व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से हम कहेंगे भाई अवसाद में रहता है, कहीं ना कहीं उसको एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन अगर दोनों के बीच में गैप बढ़ जाता है तो सांसारिक दृष्टि से बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जिसका अमावस्या का चार्ट होगा वो इस बात को लेकर बड़े व्यथित हो गए होंगे। तो मैंने पहले ही आपको बताया, ज्योतिष में कुछ भी गलत नहीं होता है। हर चीज का कोई ना कोई वो तोड़ है इसमें, और कोई ना कोई एडवांटेज है। हमारे चार्ट का भी, अगर मान लीजिए कोई अमावस्या का चार्ट है, जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट में आपको इस प्रकार का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो कहता है जी उसकी क्या एडवांटेज है। उसकी ये एडवांटेज होगी कि भाई देखिए चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, हमारे चतुर्थ भाव में। और अगर चंद्रमा अमावस्या में भी, आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर चंद्रमा कहीं अपने घर में बैठकर अमावस्या में आ जाता है या अपना उच्च राशि में अमावस्या में आ जाता है, तो हम उसको दोष नहीं मानेंगे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर चंद्रमा इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बना रहा है तो हम दोष माने, कितना माने। क्लियर हो गया? तो चंद्रमा, जैसे हमने जो काल पुरुष की कुंडली में एग्जांपल चार्ट लिया है, हम अमावस्या का जो दोष मान रहे हैं, लेकिन चंद्रमा स्वग्रही है, रानी के महल में, रानीवास में राजा बैठा है। और आपको पता है जब रानी पूरे उसमें है तो ठीक है, हम ज्यादा उसकी तामझाम की बात भी नहीं करते हैं कि भाई पूरा बली होकर बैठना चाहिए। ठीक है, तो राजा थोड़ा सा फिमालिक होकर यहां बैठेगा। अभी जैसे आज का जो हमने मुख्य जैसे गणित पार्ट है, ये तो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई वीडियो में, इनके गैप को ये सब चीजें दिखाकर। इसमें हम क्या गणित और फलित दोनों को मिलाकर एक दृष्टि आपके सामने रखना चाह रहे थे। और एक बड़ा ही अच्छा सूत्र माना जाता है कि भाई
कोई ऐसी चीज बताइए कि तुरंत हम ज्योतिषी की दृष्टि से कि किसी को पहचान सके कि जिसका कौन से महीने में जन्म हुआ है। तो हमने ये एक सूत्र लिखा है, सूर्य जिस राशि में हो उस राशि में यदि सूर्य 15 डिग्री तक हो, क्लियर हो गया, मतलब 15 डिग्री तक होना चाहिए। अगर उससे एक्सीड कर जाता है तो फिर उसमें दूसरा नियम लग जाएगा। 15 डिग्री तक है तो उसमें आप उस राशि में 3 जोड़ दीजिए। क्लियर हो गया। जैसे हमने सूर्य यहां पर 2 डिग्री 45 मिनट दिखाए हैं, तो हमें इसमें मिनट में नहीं ज्यादा जाना है। हाँ, मिनट में तब जाना है जब वो 15 डिग्री से एक्सीड कर जाता है, तब हमने मिनट पर भी विचार करना है। लेकिन अगर जैसे 2 डिग्री 45 मिनट, तो हमने क्या देखा, ये देख लिया 2 डिग्री जो 15 से कम आ रहा है। क्लियर हो गया, 2 डिग्री 45 मिनट 15 से कम आ रहा है। फिर क्या हमने क्या किया, जिस राशि में वो बैठा है सूर्य, अब कौन सी राशि में बैठा है, प्रथम राशि में। अभी मैं भाव की बात नहीं कर रहा है, प्लीज ध्यान रखिएगा, जिस राशि में वो बैठा है, मेष राशि में बैठा है, तो इस राशि में आप कितने जोड़ दें, 3 जोड़ दें। तो जातक का जन्म महीना होगा अप्रैल। क्लियर हो गया। तो बड़ा सिंपल सा गणित है, लेकिन ये गणित एक ज्योतिषी को पता होना चाहिए ताकि वो काफी बातें तय कर सके। जैसे मान लीजिए किसी ने बताया कि जी बच्चे का जन्म अप्रैल में हो, तो आप ये तुरंत बता देंगे कि भाई बच्चे का जो सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, सरकार के प्रति उसका रुझान होगा, वो बड़ा अच्छा होगा। क्यों भाई, उसमें सूर्य उच्च के हो जाते हैं, सूर्य मेष राशि में उच्च के माने जाते हैं। और फिर हमने जब सटीक डिग्री देखकर और अंदाजा लगा लिया तो कहना ही क्या। क्लियर हो गया। और दूसरे इसमें क्या बात रह जाती कि मान लीजिए वो 15 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, जैसे यहां पर अभी क्या है, सूर्य 15 डिग्री से ज्यादा है। क्लियर हो गया। ये तो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं गणित वाले पार्ट में कि सूर्य कौन से भाव में आ रहा है तो क्या बता रहा है। प्रथम भाव में आ रहा है तो सूर्योदय बता रहा है। इसी प्रकार से आप 2-2 घंटे के अंतर से इसको बढ़ाते जाएं। तो जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में सूर्य आ रहा है तो वो सूर्यास्त की बात कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इसलिए सूर्यास्त की बात के लिए हम ज्यादा विवाह के लिए अच्छा नहीं मानते। जब सूर्यास्त के समय किसी का जन्म होता है तो वैवाहिक दृष्टि से उसको कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ती है। फिर हम यहां पर आ जाते हैं, अगर सूर्यास्त के थोड़ा बाद 2 घंटे का गैप है, फिर ये 2 घंटे का गैप है, और ये हमारी मध्य रात्रि की बात करता है। तो याद रखिएगा, जहां चतुर्थ भाव आ जाते हैं और जहां पर दशम भाव आ जाते हैं, दोनों को ही अभिजित बल मिल जाता है। क्लियर हो गया। आपने कहीं भी पढ़ा है, किसी भी पुस्तक में पढ़ा है, मैं पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के या विश्व के जो गणमान्य ज्योतिष के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शिक्षा देने वाले हैं, वो क्या बात बताते हैं कि दशम भाव को भी अभिजीत का बल मिलता है और चतुर्थ भाव को भी अभिजीत का बल मिलता है। तो दोनों बल हमें इसमें शामिल करने हैं। खाली दशम भाव को अभिजीत का बल मिल रहा है ऐसा नहीं है। चतुर्थ भाव में भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो अर्धरात्रि में हुआ है, भगवान राम का जन्म है वो दोपहर में हुआ है, दोपहर 12 बजे हम मानते हैं भगवान राम का, और भगवान कृष्ण का रात्रि 12 बजे मानते हैं। तो दोनों को ही अभिजीत का बल मिल रहा है। तो ये तो बात हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं। मैं चाहूंगा अगर आपने गणित वाला वो सेक्शन नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जहां तक बात आज का मुख्य विषय है तो उसमें हम और क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे यहां 15 डिग्री से ज्यादा अगर सूर्य हो जाता है तो जिस राशि में वो बैठा है, मैं फिर से बता रहा हूं, भाव नहीं देखना है। हम अभी एग्जाम्पल चार्ट जो ले रहा है वो हमने काल पुरुष का मेष लग्न लिया है, लेकिन अगर हम इसको कर्क तभी मान रहे हैं, माने हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं, ना कि हम चतुर्थ की भाव की बात कर रहे हैं। तो ये अंतर हमें ध्यान रखना है कि यहां सूर्य भाव में बैठे हैं, अभी उसकी बात नहीं चल रही है, किस राशि में बैठा है उसकी बात चल रही है। क्लियर। तो हालांकि कई ज्योतिषी बहुत इसमें पारंगत हैं, उनके लिए ये बहुत छोटा सा विषय है, कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है। लेकिन जब हम एक ग्रुप में कोई इस प्रकार का डिस्कशन करते हैं, इस प्रकार का अपलोडिंग करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं सभी को उसका फायदा हो और सटीक लगाया जाए। बूंद बूंद से सागर भरता है, और कौन सा सूत्र कब हमारा विशेष जो हमारा जो फलित है उसका फल बढ़ा दे, कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए ये सारी बूंदें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ज्ञान की सारी ज्योतिष की बूंदें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या है, 15 डिग्री से ज्यादा हो गया है तो अभी क्या है, 4 में 4 जोड़ दीजिए। क्लियर हो गया। 4 नंबर मनवाने राशि जो है, चौथी राशि कौन सी है, कर्क राशि। तो 4 में 4 जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 8 बनता है। तो 8 बनता है तो 8वां महीना कौन सा है, अगस्त। तो जातक का कौन से महीने में जन्म हो, अगस्त में। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि 15 के आसपास ही सूर्य राशि बदलते हैं। क्लियर हो गया। तो हम एक बात का और ध्यान रख सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए किसी ने कोई चार्ट आपके पास आया, कहता जी 16 अगस्त को 17 अगस्त को जन्म हुआ है,
तो आप सीधा बिना चार्ट बनाए कह सकते हैं कि हाँ, सूर्य माने या तो बहुत मैच्योर होगा या वो एकदम 0 डिग्री पर होगा। तो ये बात से हम एक बात और बता सकते हैं कि भाई ये थोड़ा माने या तो डिपार्चर ऑफ सोल वाले उसमें बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर 0 डिग्री पर है तो एक शिशु अवस्था है। शिशु अवस्था वाला सूर्य चतुर्थ भाव के लिए, द्वितीय भाव के लिए, जहां पर एक प्रकार का मदर नर्चरिंग नेचर होता है, जहां बालक को पालने की बात आती है, वहां कम डिग्री का सूर्य भी बलवती माना जाता है। क्लियर हो गया? और ज्यादा डिग्री का मैच्योर सूर्य अगर 12वें भाव में संबंध बना लेता है और अष्टम भाव में संबंध बना लेता है तो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये मोक्षा के हाउस माने जाते हैं। 8वां भाव, 12वां भाव, हालांकि चतुर्थ भाव भी मोक्षा के संबंध बनाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन इसका मोक्षा वाला पार्ट थोड़ा सा भिन्न रूप से है कि भाई हम इसको क्योंकि सुख भाव भी कह रहे हैं। जब परम सुख की बात होती है तो फिर वो मोक्षा आ जाता है, लेकिन फिर भी हम मुख्य रूप से जैसे एक बहुत बड़ा हमसे गलती हो जाती है, जैसे 4, 8, 12 में हम कई दफा हमारे मन में आ जाता है यार चौथा भाव भी फिर खराब ही होगा, 4, 8, 12 में शामिल हो रहा है। ऐसा नहीं है। जब हम खराब तो वैसे कोई भी भाव नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एक जब तुलनात्मक दृष्टि लगाते हैं कि भाई सांसारिक दृष्टि से अमावस्या अच्छा माना जाए कि पूर्णिमा अच्छा माना जाए, पूर्णिमा का एक अलग बल है, लेकिन अमावस्या के ऊपर कोई टोना टोटका नहीं काम करेगा। कोई मतलब ऐसा मन में विचार कभी आता है कि जैसे मैंने कई लोगों से बात की, कहता जी उन्होंने हमारे ऊपर कुछ करा रखा है। पहली दफा तो देखिए, ईश्वर जितना हमारा है उतना उनका है, सब बराबर है, ऐसा नहीं कि उनका वो ज्यादा बन जाता है। तो और सबसे बलि भगवान का सात्विक रूप ही माना जाएगा, इसीलिए आपको ये विचार नहीं करना है। और दूसरा आप ये भी समझिए कि हम नजर की जहां बात करते हैं कि नजर का दोष किसको माना जाता है, भाई जो बड़ा बलिष्ठ है, बड़ा रूप सौंदर्य उसका है, उसको नजर का दोष लगता है तो काला टीका लगा देते हैं। लेकिन अगर कोई अमावस्या के नजदीक जन्म आता है तो उसको फिर नजर का, या कह सकते हैं इस प्रकार के कोई तांत्रिक प्रयोग उस पर काम नहीं करेंगे, नेगेटिवली अगर कोई इस पर करना चाहेगा, उल्टा करवाने वाले का ज्यादा बड़ा हित हो जाएगा। तो सबका अपना अपना एडवांटेज है, इसलिए किसी को यहाँ ये मुख्य रूप से एक ज्योतिषी की दृष्टि से अगर वो जातक को ये बात समझा पाता है तो ये बहुत बड़ा बल होगा। और ऐसे हजारों विषय हैं जो हम दोनों के बीच में गैप देखकर, जैसे बृहस्पति का भी हम जब देखते हैं, आपको पता है 12 वर्ष के बाद वो घूमकर आ जाता है, तो जो कुंभ की बात करते हैं, भाई महाकुंभ हमारा होगा, वो भी हमने जुपिटेरियन कैलेंडर से तय किया है या बृहस्पति कैलेंडर से तय किया है, और उसका जो चलने का क्रम है वो भी बड़ा ऐसा गणित है, आप मतलब आपको आनंद आ जाएगा अगर आप मैथमेटिकल पार्ट में रुचि रखते हैं। कि कोई मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठा है, तो जिस पॉइंट पे बृहस्पति यहां बैठा है एग्जैक्ट वही होगा वो 12 वर्ष के बाद। क्लियर हो गया? तो इसीलिए हम महाकुंभ का जो हमने ये पर्व मनाया है वो बृहस्पति कैलेंडर को देखकर बनाया। तो कोई ये कह दे कि नहीं जी ये तो वैसे ही हो जाता है, तय कर लेते हैं, इससे इससे अच्छा गणित नहीं हो सकता है कोई। क्लियर हो गया? तो आप ज्योतिष को देखिए, मैं तो सीधा बात करता हूं, जिसको भी मन में जरा सी भी व्यथा हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन कभी मन में आता है, वो कोई और दर्शन शास्त्र पढ़े ना पढ़े, उसका मुझे नहीं पता उसका कितना फल उसको मिलेगा, ज्योतिष का त्वरित में फल मिलेगा। क्लियर हो गया? वो बड़ा जो अशांति थी वो शांति में बदल जाएगी। क्लियर हो गया? लेकिन ज्योतिष का सुप्रीम ग्रंथ कौन सा है वो बार बार हम बताते हैं, भगवत गीता। तो भगवत गीता के साथ मिलाकर आपको ज्योतिष का अध्ययन करना है, और इस मिशन में हम आपका पूरा सहयोग देंगे। हमने पहले ही दिन से ये बात तय कर दी थी कि श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष का विजन एकदम क्लियर है, पूरी तरह से हर वो पॉइंट, चाहे वो गणित पाठ का हो, चाहे वो फलित पाठ का हो, चाहे सभी ज्योतिष की विधियों को मिलाने का हो, हम आपका पूरा पूरा सहयोग सदैव करते रहेंगे। तो ये हमने कुछ सूत्र आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, और हालांकि आप लोगों से बात करने का मन तो पूरे दिन करता है, 24 घंटे भी रिकॉर्डिंग कम लगती है, लेकिन समय सीमा में बंधे हैं, और निश्चित रूप से इसके लिए जो बल मिलता है वो आपका जो कमेंट आते हैं जो उत्साहवर्धन करने वाले, उससे हमारा बल बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कमेंट आप बलवर्धन करने वाले करते रहें। अगली वीडियो में इस प्रकार का कोई टिप ही कहेंगे कि छोटा सा टिप इस प्रकार के गणित के भी, कि हम उसको बोझ भी ना माने और आनंद से वो चीज समझ में भी आ जाए।
हम करते रहेंगे, जहाँ चंद्रमा की डिग्री देखकर भी हम चंद्रमा का अंदाज़ा लगा सकें और सूर्य की डिग्री या मंथ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या दिन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बली होगा सूर्य कि नहीं होगा। सूर्य चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई पाश्चात्य में तो यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो सारी एस्ट्रोलॉजी ही सूर्य पर आधारित है। लेकिन फिर भी हम यही मानेंगे कि जो भारतीय दर्शन ने कहा है, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कोई अलग चीज नहीं है, उन्होंने भारतीय ज्योतिष से एक विषय को उठा लिया कि भाई सूर्य आत्मा का कारक है, लेकिन वो ये भूल गए कि आत्मा निर्लिप्त है, उसका किसी भी सांसारिक विषय से कोई लेना देना नहीं है। तो सांसारिक विषय का लेना देना चंद्रमा से है, इसीलिए भारतीय दर्शन में चंद्रमा का ज्यादा महत्व है। तो आई थिंक आपको ये विषय आज का समझ में आया होगा। हमने मुख्य रूप से आज सूर्य की डिग्री को ही गणना के माध्यम से वो महीने निकालने के लिए रिकॉर्ड किया। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।